वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि मैम C++ की जो MCQs है वो करवा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आज की क्लास में हम C++ MCQs को ही कवर करने वाले हैं। इसकी जो थ्योरेटिकल क्लास है हमने एक ही क्लास में, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स की क्लास थी, उसमें हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया है। एंड अगर आपने वो क्लास काफी अच्छे से समझी है तो आप इसके सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एमसीक्यूज में तो इसका मतलब आपने क्लास को अच्छे से नहीं समझा है, तो एक बार अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड इसी के साथ ये हमारी HTET कंप्यूटर साइंस की लास्ट क्लास रहेगी। आज हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि द वैल्यू 132.54 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डेटा टाइप। ऑप्शंस क्या क्या है? डबल, वॉइड, इंट, बूल। तो यहाँ पे जो 132.54 है वो कौन से इस वैल्यू को कौन सा डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ लिटरल कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर न्यूमरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड बुलियन वैल्यूज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो लिटरल कांस्टेंट की बात हो रही है, एंड लिटरल कांस्टेंट कौन से हैं यहाँ पे? तो ऑल ऑफ दीज हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेटर इज हैविंग राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी इन द फॉलोइंग? एरे सबस्क्रिप्टिंग, फंक्शन कॉल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, टाइप कास्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, मतलब ये जो आपके सामने जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, टाइप कास्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दी इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, नन ऑफ दीज। एक बार जो पाइथन में ऑपरेटर की क्लास है उसको देख लीजिएगा, वहां पे ये बिटवाइज ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इनके क्वेश्चंस है, मतलब इनके एग्जांपल्स है कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो एक बार वहां पे देख लीजिएगा, सेम उसी तरह से C++ में भी सॉल्व होते हैं। तो आने के चांसेस है उस टाइप के क्वेश्चन भी, तो वो वहां पे देख लेना। The if else statement can be replaced by which operator? तो ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर, और सिंबल क्या है? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? The destination statement for the go to label is identified by what label? $, स्टार या कोलन। तो जो हमारा गो टू लेबल वाली स्टेटमेंट है उसमें क्या यूज होता है आपका? ऑप्शन डी, कोलन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कमेंट इन C++? कमेंट क्या है यहाँ पे? कमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड डिसरिगार्डेड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स आर executed by compiler to find the meaning of the comment. Comments are executable या none of these। तो comments क्या होते हैं? ऑप्शन A, B, C और D। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A करेक्ट रहेगा। Comments are the part of the source code disregarded by the compiler। जो comment है वो क्या नहीं होते? कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन? फॉर लूप, व्हाइल लूप,
Do while loop, all looping processes require that the iterations are known. तो अगर आपको ये पता है कि आपको लूप कितनी बार चलाना है तो कौन सा लूप यूज करेंगे हम यहाँ पे, फॉर लूप को यूज करेंगे. Where does the execution of the program start? User defined function, main function, void function या none of these. तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, कंपाइलर कहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, मेन फंक्शन से. What are the mandatory parts in function declarations? Return type, function name, return type, function name and parameters या only parameters या only function name. तो एक जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो मैंडेटरी कंपल्सरी क्या है आपका कि जिसके बिना फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं हो सकता. तो एक फंक्शन में 3 चीजें होती है, उसकी रिटर्न टाइप, उसकी फंक्शन नेम और पैरामीटर. लेकिन जो पैरामीटर है वो क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, आप नहीं भी यूज करोगे तो भी आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो. तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following keyword is used to declare the header file? Include, exclude, string और namespace. तो header file को आप किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हो, include, hash, include and ये hash क्या है आपका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following header file is required for creating and reading header files? फाइल्स वैसे हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन ये एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है. तो देखिए, Which of the following header files is required for creating and reading header files of stream.h, fstream.h, ifstream.h, console.h? तो हमारी जो फाइल से रिलेटेड है हेडर फाइल वो कौन सी है आपकी, fstream.h. एंड ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय रन टाइम एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज एक्सेप्शन, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक या फॉल्ट. अगर रन टाइम एरर आ जाए, 2 टाइप्स के एरर होते हैं, एक कंपाइल टाइम एरर आता है और एक रन टाइम एरर आता है. जो आपके सिंटैक्स एरर है ये सब क्या है आपके, सिंटैक्स एरर आपका कंपाइल टाइम एरर है, वो आप उसको वहां पे करेक्ट कर सकते हो. रन टाइम एरर का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम एक तरह से इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, उनको क्या कहते हैं हम, एक्सेप्शंस कहते हैं. और एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर हमें करनी पड़ेगी, ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा भी था एंड आपको इसकी आउटपुट बतानी थी. तो अभी आप चेक कर लीजिएगा कि किस किस की आउटपुट, किस किस ने सही आंसर गैस किया था. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम. हैश इंक्लूड iostream.h, यहाँ पे एक एड प्रिंट नाम का फंक्शन क्रिएट हुआ है. एड प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या दिया हमने, 3 स्टेटमेंट मेंशन है. स्टेटिक एंड एस, ये स्टेटिक क्या है, ये आपकी स्टोरेज क्लास है. C++ की क्लास में हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, म्यूटेबल एंड स्टेटिक. ये 5 क्लासेस हमने वहां पे डिस्कस की थी. तो उनमें से आपका एस, यहाँ पे इंट एस 1 आएगा. सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, s इज इक्वल टू 1 आएगा. ओके, यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं करी है तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी लेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर 0 जाती, तो उससे भी आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटिक एंड s इज इक्वल टू 1, 0 के हेल्प से भी बता देंगे क्या आंसर आएगा, s प्लस प्लस सी आउट s. एड प्रिंट फंक्शन यहाँ पे 3 बार कॉल हुआ है. ठीक है, वैसे कमेंट करके किसी ने बताया भी नहीं कि मैम मैंने वैल्यू नहीं दी है. ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे s की वैल्यू हमने क्या है, 1 है और s आपका एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि स्टेटिक टाइप का है. ओके,
एड प्रिंट फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। एड प्रिंट फंक्शन कितनी टाइम कॉल हुआ? फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। हम यहाँ पे आ गए, s की वैल्यू क्या है? 1। s में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1 का, तो कितनी वैल्यू हो गई? 2। क्या प्रिंट करेगा ये? यहाँ पे 2 को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एड प्रिंट फंक्शन सेकंड टाइम कॉल हुआ। अब यहाँ पे s की वैल्यू ये क्या लेगा? 1 लेगा कि 2 लेगा? तो यहाँ पे देखिए जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या आएगा हमारा? 3। थर्ड टाइम कॉल होगा तो क्या हो जाएगा? ये 4। ये था आपका आंसर ए, करेक्ट रहेगा। अगर किसी ने यहाँ पे गार्बेज वैल्यू 0 को लेके आंसर निकाला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 को लेके यहाँ पे 1 2 3 इसका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो आपने कौन से ऑप्शन से इसको निकाला है देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the output of the following C++ program? Hash include iostream.h, void main function, int a आपका यहाँ पे एक वेरिएबल है, a is equals to 5 plus 3 multiply 5। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंस अप्लाई होगी। सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 15 एंड 15 प्लस 5 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए को प्रिंट करेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम? यहाँ पे आपका एक फंक्शन मैक्स है जो कि इंटीजर रिटर्न टाइप है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास हुई है, ए और बी। रिटर्न में क्या करेगा? कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। अब इस कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू ट्रू है, ये कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू है तब ये ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये यहां वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर i इज इक्वल्स टू 5 एंड j इज इक्वल्स टू 7, मतलब कि 5 इज ग्रेटर देन 7। कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। तो क्या प्रिंट करना चाहिए? b की वैल्यू, एंड b की वैल्यू क्या है आपकी? 7। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथड, क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग। तो जो आपकी बेसिक यूनिट है वो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर? ऑब्जेक्ट, सी, ठीक है। सी हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासेस इन C++ आर ड्राइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कैन बी अचीव्ड इन C++ थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड सी। तो रीयूजेबिलिटी यहाँ पे किसका एडवांटेज है? रीयूजेबिलिटी किसका एडवांटेज है? हमने कल देखा था क्लास में, तो ये आपका इनहेरिटेंस का एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be made a user defined data types with the help of object, class, binding, abstraction। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? the entire set of data and code of an object can be made a user defined data types with the help of, क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा? ऑप्शन बी, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग इनएसेंशियल डिटेल्स इज नोन एज सिलेक्टिवनेस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, समराइजिंग। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इग्नोर करना है आपको जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी? अब्स्ट्रैक्शन कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ऑप्शंस क्या क्या है? डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की ही बात हो रही है कि बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर दिया है क्योंकि वो डिटेल्स यूजर के काम की नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा अब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग मत कर देना, डेटा अब्स्ट्रैक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the classes which are intended for the creation of objects or instances are called abstract class, concrete class, binding, polymorphism। क्या कह रहा है ये? The classes which are intended for the creation of objects or instances are called, वे classes जिनके object create होते हैं। तो abstract class का object create नहीं होता, ये हमने हमारी क्लास में भी पढ़ा था। तो concrete class क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और डिटेलिंग में जानने के लिए क्लास देख लीजिएगा। In OOP, object-oriented programming, by wrapping up characteristics and behavior into one unit, we achieve data abstraction, data encapsulation, data hiding, all of these। क्या बात हो रही है? wrapping up। एंड रैपिंग अप कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट है आपका डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम रैप करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन प्रोग्राम डेवलपमेंट, स्पीड, यूजर इंटरफेस या रीयूज। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? तो देखो, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पहली बात तो वो टॉप डाउन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन गोल है वो आपका है रीयूजेबिलिटी का, तो रीयूज हमारा ऑप्शन करेक्ट है। The mechanism by which the data and function are bound together with an object definition, inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक टर्म यूज हो रही है बाउंड, एंड बाउंड किस टर्म में, किस की डेफिनेशन में आता है? इनकैप्सुलेशन की में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप कुछ ये मेन जो टर्म्स होती है ना, कीवर्ड्स, उनसे भी अपने जो ऑप्शंस है आप उनको समझ सकते हो कि कौन सा आंसर जाएगा। Which of the following operator can be overloaded in C++? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और HTET में भी काफी बार पूछा गया है। तो which of the following operator can be overloaded in C++? Scope resolution operator, size of operator, conditional operator या arithmetic operator। तो कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हो? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन किन को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो टोटल 5 ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ये हमने हमारी क्लास में भी देखा था। कौन कौन से थे वो? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, साइज ऑफ ऑपरेटर को भी नहीं कर सकते, कंडीशनल ऑपरेटर भी नहीं कर सकते, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रहेगा। बाकी के 2 ऑपरेटर कौन से हैं? अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा बाकी के 2 ऑपरेटर्स कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 or more functions with different names and different argument list, different names and the same argument list, same name and different argument list या same name and same argument list। ओवरलोडिंग क्या होती है भाई, ये आपको पता होगी कि ओवरलोडिंग में अब हमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस लिख रहे हो, उनके क्या कंडीशन है, उनकी क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो देखिए, नाम सेम होना चाहिए तभी तो वो ओवरलोडिंग होगी, बट
डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास आर इन नेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ही है। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर इन नेचर प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक और स्टैटिक। तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास के मेंबर्स है वो आपके प्राइवेट होते हैं, और कमेंट में बताना कि जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं C++ के अंदर उसमें बाय डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या स्टैटिक। Which operator is used to define the member of the class externally? क्या डिफाइन करना है हमें, एक्सटर्नली डिफाइन करना है, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कॉलन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, हैश या नन। तो यहां पे आप डिफाइन कर रहे हो एक क्लास मेंबर को, तो ऑपरेटर आपका यूज होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो सिंबल्स है ना, इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सिंबल दे, नाम भी पूछ सकता है डायरेक्टली। Which of the following is a valid class declaration? Class A int x semicolon and last में भी semicolon है, class B curly brackets close, public class A curly brackets object A int x semicolon and end में है semicolon। तो एक क्लास जो है उसकी डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले ये पता होगा कि क्लास का एंड सेमीकोलन से होता है, तो इसके अंदर सेमीकोलन नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बी और सी आपका गलत हो जाएगा। ए और डी हम देख सकते हैं, इसमें क्लास लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है, क्लास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की आपको एक डेफिनेशन कौन सी है इनमें, मेंबर ऑफ द क्लास, objects are associate of the class, objects are attribute of the class, objects are instance of the class। तो ये हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होती है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन प्रेजेंट इन ए सिंगल क्लास। एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, 1 2 3 एज मैनी एज पॉसिबल। तो यहां पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। देखिए हमने विजिबिलिटी मोड पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक वाला डेटा कहाँ कहाँ वैलिड है, प्रोटेक्टेड का कहाँ वैलिड है, एंड प्राइवेट डेटा या प्राइवेट मेंबर फंक्शन कहाँ पे वैलिड है, कौन उनको एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लास मेंबर फंक्शन, फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास बोथ ए एंड बी या पब्लिक क्लास। तो जो हमारा प्राइवेट डेटा है वो केवल क्लास मेंबर फंक्शन से ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और किससे एक्सेस कर सकते हो आप प्राइवेट डेटा को, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द private and protected section only, public and protected section only, public section only, public, private and protected section। Objects of a class can directly, ध्यान रखना directly mention है, use any member function declared in the, तो declared है वो कैसे, डायरेक्टली आप उसको कैसे, कौन से डेटा को, कौन से मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगर किसी ने बी किया है तो वो गलत है, क्योंकि प्रोटेक्टेड को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हो, ठीक है। द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूजुअली स्पेसिफाइज अ particular class, one base class and more than one derived class, resolve ambiguities, all of
दीज। जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि भाई ये कौन सी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, ये हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बताता है। ठीक है, जब आप किसी फंक्शन को एक्सटर्नली डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड इन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट द डेटा मेंबर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता है एंड कंस्ट्रक्ट द डेटा मेंबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा बताइए, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कंस्ट्रक्टर के लिए। तो कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड इन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़े थे हमने, 3 टाइप के, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या नन ऑफ दीज। तो यहां पे देखिए आप एक ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हो, हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास। तो यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज होता है हमारा, हम यूज करते हैं डॉट, डॉट यूज करते हो। अब यहां पे डॉट तो मेंशन ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि डॉट का नाम क्या है यहां पे, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which case is it mandatory to provide a destructor in a class, almost in every class for which 2 or more than 2 objects will be created, class for which copy constructor is defined, class whose objects will be created dynamically। अब यहां पे बताओ कि इन विच केस, इन 4 में से कौन से केस में डिस्ट्रक्टर मैंडेटरी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मतलब डिस्ट्रक्टर होना ही होना चाहिए, कौन से केस के अंदर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका डी, क्लास whose objects will be created dynamically. A class that does not have any parameter is called custom, static, dynamic or default। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो क्लास है ये क्लास नहीं है, यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्टर। क्या आएगा यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर। तो क्वेश्चन है कि ए कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड कस्टम, स्टैटिक, डायनामिक और डिफॉल्ट। तो यहां पे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज ए कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर या टर्मिनेटर। तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर। जब क्रिएट किया जाए तो कंस्ट्रक्टर, जब डिस्ट्रॉय किया जाए तो डिस्ट्रक्टर। द रिटर्न टाइप फॉर कंस्ट्रक्टर इज void, द क्लास टाइप द सेम टाइप एज द फर्स्ट डेटा मेंबर डिफाइंड इन द क्लास नो टाइप। तो कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, नो रिटर्न टाइप। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड इज ए कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉय या टर्मिनेटर। तो डिस्ट्रक्टर रहेगा यहाँ पे। और डिस्ट्रक्टर को आप कौन से सिंबल यूज करते हो इसमें, टिल्ड, इसका नाम क्या है टिल्ड, TILDE एंड देन हमारी जो क्लास का नेम है वो, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। आगे देखिए, क्लास X, क्लास Y, क्लास Z आर ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास बेस। तो दिस इज द इनहेरिटेंस। 5 टाइप के इनहेरिटेंस हमने देखे थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हिरारिकल एंड हाइब्रिड।
तो यहाँ पे एक ये देखो क्लास X, क्लास Y, क्लास Z, इन तीनों की बेस क्लास कौन सी है? इन तीनों की बेस क्लास है भाई बेस। तो यहाँ पे ये कौन सी टाइप का इनहेरिटेंस है? देखो मल्टीपल है ये नहीं, मल्टी लेवल है वो भी नहीं है, हिरारिकल ये इनहेरिटेंस रहेगा। The derivation of child class from base class is indicated by which symbol? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कोलन, सेमीकोलन या और। तो यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन से आप सिंबल को यूज करते हो? ये रहेगा हमारा कोलन, ऑप्शन बी। When a base class, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, when a base class is privately inherited by the derived class then, क्या कह रहा है ये? जो आपकी बेस क्लास है आप उसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हो। कैसे इनहेरिट कर रहे हो? क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखना कि यहाँ पे प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, बोथ या ओनली बी। तो यहाँ पे जो प्राइवेट हो ना, प्राइवेट का मतलब है कि उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, केवल वही वो जो ओरिजिनल क्लास है वही एक्सेस कर सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और वैसे ड्राइव क्लास क्या होती है? जो बेस क्लास के सारे फीचर्स ले लेती है, उनको एक्सेस कर सकती है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमने वहां पे देखे थे। तो अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करोगे डेटा को, बेस क्लास को, तो यहाँ पे जो बेस क्लास में पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, तीनों ही जो है वो क्या बन जाएंगे? वो प्राइवेट बन जाएंगे ड्राइव क्लास के लिए। तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी प्राइवेट हो जाएगा, पब्लिक मेंबर भी प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने बेस क्लास को ही प्राइवेट कर दिया। मतलब ड्राइव क्लास इसका कोई भी फीचर को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट classes with the same name must be derived from each one another. Knowledge of a general category can be applied to more specific objects. C++ functions may be used only if they have logical predecessors. One function name may invoke different methods. तो यहाँ पे जो आपका इनहेरिटेंस है वो क्या कहता है इन ऑप्शन में से? ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नॉलेज ऑफ ए जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाई टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए क्लास सर्व एज ए बेस क्लास टू अदर्स। ठीक है, मतलब एक क्लास है जो बेस क्लास की तरह हम उसको बाकियों को सर्व कर रहे हैं, तब क्या होगा? All of its members are inherited. All of its members inherited except for any private members. All of its members inherited except for any private protected members. None of its are member inherited unless specifically. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसके लिए? तो यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया उसने, सिर्फ ये कहा है कि बेस क्लास को हम सर्व कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ड्राइव क्लास उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। तो यहाँ पे किन को एक्सेस नहीं कर सकती? वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डीरेफरेंसिंग। ये भी एग्जाम में एचटेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डीरेफरेंसिंग और इनडायरेक्शन इज स्टार एंड, और हमारे पास है ये दो ऑपरेटर्स और। तो यहाँ पे जो डीरेफरेंसिंग और इनडायरेक्शन के लिए आपका यूज होता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। डीरेफरेंसिंग के लिए यूज होता है स्टार
एंड रेफरेंसिंग के लिए यूज होता है एंड। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पूछा भी जा चुका है। तो रेफरेंसिंग के लिए है हमारा एंड और स्टार है आपका डी रेफरेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली फंक्शन ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास and functions provide the interface between data, objects and the program. This kind of isolation of the data from direct access by the program is called. अब यहाँ पे जो हमें एक कीवर्ड मिल रहा है ना, वो है आपका isolation of data and direct access. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डेटा अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग या बाइंडिंग? तो ऑप्शन सी डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवर फंक्शनिंग या ओवरराइडिंग। तो मतलब क्या कह रहा है कि एक ही ऑपरेशन को आप डिफरेंटली यूज कर सकते हो और डिपेंड किस पे करेगा? ये ऑब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा? ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये किस चीज की है? ये पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the term used to describe the situation when a derived class provides a function already provided in the base class? Overloading, overriding, polymorphism या encapsulation। मतलब एक फंक्शन जो पहले से ही बेस क्लास में डिफाइन है, आप उसको ड्राइव क्लास में फिर से रीडिफाइन कर रहे हो। ये चीज क्या कहलाती है? आप ओवरराइड कर रहे हो, ऑप्शन बी। एंड इसको हम वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स द फॉलोइंग टू एंटिटीज रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डॉट ऑपरेटर है, कैसे लिखते हो आप? डॉट ऑपरेटर को आप लेफ्ट टू राइट हमें रीड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आती है? यहाँ पे हम लिखते हैं भाई एस डॉट एफ फंक्शन, है ना, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। ये क्या है? हमारा क्लास ऑब्जेक्ट। एंड ये क्या है? आपका फंक्शन या मेंबर ऑफ दैट क्लास। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए क्लास ऑब्जेक्ट एंड ए मेंबर ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, is a blueprint or prototype that defines the variables and methods common to all objects of a certain kind. Class, inheritance, object और polymorphism। किसकी बात हो रही है? ब्लूप्रिंट की। किसका ब्लूप्रिंट भाई? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। कौन होती है? क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट एक्सेस्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या बोथ? बी एंड सी। तो किसको आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। बोथ, बी एंड सी, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, assume a class test. Which of the following statement is responsible to invoke copy constructor? अब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बताना है, इन तीनों में से कौन सा है? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर देखिए, यहाँ पे टेस्ट क्लास का नेम, T2 आपका ऑब्जेक्ट है एंड T1 इस ऑब्जेक्ट की जो डेटा है इसको आप कॉपी कर रहे हो T2 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखिए, टेस्ट क्लास नेम T4 हमारा ऑब्जेक्ट है इज इक्वल्स टू T1। तो इसका मतलब भी यही है कि T1 के डेटा को T4 में कॉपी किया जा रहा है। T2 इज इक्वल्स टू T1। यहाँ पे क्या है? सिंपली ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये वेरिएबल्स हो गए, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। When the compiler cannot differentiate between two overloaded constructors, they are called। अब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ी थी है ना क्लास में। तो अगर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए कंस्ट्रक्टर्स में डिफरेंशिएट करने में या फंक्शन में डिफरेंशिएट करने में कि भाई कौन से कंस्ट्रक्टर कौन से फंक्शन को कॉल करूं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाती है? ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टेड, एम्बिगुअस, डबियस। तो वो कहलाती है आपकी एम्बिगुअस एम्बिग्युइटी। If you omit any constructor argument when you instantiate an object, you must use default values for all parameters to the constructor, for all parameters to the right of the argument, for all parameters to the left of the argument, या for no other parameters। मतलब यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तब। तो अब वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, वो कैसे यूज होगी? तो यहां पे देखिए, मान लीजिए मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट पास किए थे, ए, बी एंड सी। और जो सी है, या मैं कहूं कि इन तीनों में से मैंने किसी एक क्या कर दिया, उसको 1, 2, ओनली मैंने सिर्फ 2 वैल्यू ही पास करी। अब ये 2 वैल्यू किसको मिलेगी और किसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सी को मिलेगी, राइट से स्टार्ट करेगा वो, ठीक है, फॉर ऑल पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is the valid class declaration header for the derived class D with base class B1 and B2? बेस क्लास कौन सी है? एक B1 है और एक बेस क्लास है आपकी B2। ड्राइव क्लास कौन सी है? आपकी D है। मतलब कि ये क्या बन रही है? ये कंडीशन है यहाँ पे। अब इसको आपका सिंटैक्स बताना है, तो सिंटैक्स क्या रहेगा? सबसे पहले तो कमेंट में ये बताना है कि ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस यहाँ पे बन रहा है। ऑप्शंस देख लो, क्लास डी कॉलन पब्लिक B1 पब्लिक B2, क्लास डी कॉलन क्लास B1 क्लास B2, क्लास डी कॉलन पब्लिक B1 B2, क्लास डी कॉलन B1 B2। तो ये जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, क्लास डी कॉलन पब्लिक B1 पब्लिक B2, क्योंकि हम यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना और समझना भी। इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इन आएगा, टाइप करते वक्त मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं रहा। तो देखिए, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बोथ बेस एंड ड्राइव क्लास आर हैविंग कंस्ट्रक्टर्स, क्या कह रहा है कि बेस और ड्राइव क्लास दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? ड्राइव क्लास का। तब क्वेश्चन ये है कि दोनों क्लासेस के पास क्या है? कंस्ट्रक्टर है, और ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें पता है कि भाई ड्राइव क्लास जो है बेस क्लास के फंक्शन को भी क्या करेगी? इनहेरिट करेगी, उसके कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट करेगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्वेश्चन इतना समझ में आया कि भाई ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑप्शंस देखो, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास विल बी इन्वोक्ड फर्स्ट, या कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल नॉट बी इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय बेस क्लास,
कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द ड्राइव क्लास। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बताओ कि क्या आएगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर करेक्ट है भाई, ये दोनों तो करेक्ट है नहीं, ठीक है, सी और डी में आंसर आएगा। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द ड्राइव क्लास। अगला क्वेश्चन देखो, इफ बेस क्लास हैज कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स, समझ रहे हो कि जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास हुई है, मतलब वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है, ठीक है। देन इट इज ब्लैंक फॉर द ड्राइव्ड क्लास टू हैव कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्ग्यूमेंट टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। कि क्या समझ में आया कि भाई जो बेस क्लास है उसके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो क्या ड्राइव क्लास के लिए ये ऑप्शनल है? ये क्या है? ऑप्टिकल नहीं है, ये ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है या कंपाइलर पे डिपेंड करेगा या एरर है कि भाई जो ड्राइव क्लास है वो भी आर्ग्यूमेंट पास करे टू दी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो मैंडेटरी ये रहेगा। क्या रहेगा? ये मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन ए चाइल्ड क्लास फंक्शन इज कॉल्ड द कंपाइलर लुक्स फर्स्ट फॉर मैचिंग नेम इन द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द फंक्शन नेम, इमीडिएट एंसेस्टर क्लास, बेस क्लास, डिसेंडेंट क्लास। जब एक चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर सबसे पहले कहाँ देखता है? वो देखेगा कि भाई किस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉल हुआ है, वो ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट डज नॉट सपोर्ट फीचर्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है उसके अंदर दो फीचर सपोर्ट नहीं होते। कौन कौन से हैं वो? इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर ऑन C++? डॉट स्टार, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड थर्ड जो हमारा ये एरो है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। थर्ड जो आपका है सिंबल उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा करेक्ट रहेगा? स्टार आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है? ये आपका ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दी फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आपको 3 केसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड में आपको ये बताना है कि कौन से केस में कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका क्या है? क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, सेकंड है क्लास ए पब्लिक बी, सेकंड में क्या आएगा? ये पब्लिक बी पब्लिक सी, एंड आर है क्लास ए पब्लिक बी वर्चुअल पब्लिक सी। एंड इसी के साथ ये क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी वहां पे बता सकते हो जो मैंने नहीं कवर किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्लास बी कॉलन पब्लिक ए। तो पहले ए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा देन बी कंस्ट्रक्टर। ये तो काफी इजी सा था क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन थे, ए एंड बी। सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में देखिए क्लास ए कॉलन पब्लिक बी एंड पब्लिक सी। तो यहाँ पे जो एक बार ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर के लिए कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना आर एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले बी आएगा, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन सी का कंस्ट्रक्टर, देन ए कंस्ट्रक्टर। तो क्यू के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आर को समझ लीजिए, आर केस क्या कहता है? आर केस के अंदर वर्चुअल लग गया है, तो जब वर्चुअल लग जाए ना तो पहले वर्चुअल वाला फंक्शन कॉल होगा, तो मतलब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन बी कंस्ट्रक्टर एंड देन ए कंस्ट्रक्टर। तो आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड केस हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में दो बातें याद रखना कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं आर एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन एंड डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं ना आर एग्जीक्यूटेड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना एंड प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थ्योरेटिकल क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वहां पे देख लेना। थैंक यू, तब तक के लिए।